हेलो एवरीवन, मैं निमी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल निमीज नॉलेज पॉइंट पर। तो सबसे पहले तो आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आपको पता है, हम लोग ब्रिटिश पीरियड में इंडियन एजुकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मैकॉले का विवरण पत्र पढ़ा है और हमने वुड्स डिस्पैच पढ़ा है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हंटर कमीशन, जो कि 1882 में बना। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो देखिए, इंडियन एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया था 1882 में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा। उस टाइम पे वायसराय लॉर्ड रिपन थे। तो पूछा जा सकता है आपसे कि जब हंटर कमीशन आया है तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन उस टाइम पे वायसराय थे। और इस कमीशन का गठन जो है वो 3 फरवरी 1882 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष विलियम हंटर थे और इन्हीं के नाम पे हंटर कमीशन इस आयोग का नाम पड़ा है। तो इसकी क्या मेन रिकमेंडेशन है? सबसे पहले तो ये आयोग क्यों बनाया गया? तो देखिए, वुड्स डिस्पैच जो कि एक ठीक ठाक अच्छा एक घोषणा पत्र था वुड का, बट उसमें भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमियां रह रही थी। तो उसके लिए लॉर्ड रिपन ने विलियम हंटर के अध्यक्षता में एक आयोग बनाया और बोला कि आप देखिए कि प्राथमिक शिक्षा में हमें क्या सुधार करने चाहिए, क्या उसमें कमियां हैं, या फिर जो अंग्रेजी स्कूल खोले गए हैं उनमें क्या कमियां हैं, या फिर जो सहायता अनुदान राशि दी जा रही है उसमें हम लोग क्या सुधार कर सकते हैं। इसके लिए स्पेशली ये आयोग बनाया गया था। तो इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी है, क्या इन्होंने सुधार बताए हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या कहा है। तो प्राथमिक शिक्षा के बारे में इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जो विषय होने चाहिए, जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, वो सामान्य जीवन के लिए उपयोगी होना चाहिए। मतलब वो विषय पढ़ाए जाने चाहिए जो बच्चे को उसके पैरों पर खड़ा होने में हेल्प करे, ना कि उसे हायर एजुकेशन में जाना है इस तरह के विषय पढ़ाए जाए। ठीक है, उसे उसके पैरों पर खड़ा होने के लिए, मतलब उसको सामान्य उसके आसपास जो चीजें जरूरी है उसकी शिक्षा उसको देनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला माध्यम क्या होना चाहिए प्राथमिक शिक्षा का। तो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम इन्होंने मातृभाषा और देशी भाषाएं बताई हैं। यहाँ पर अंग्रेजी की बात नहीं की गई है, सिर्फ प्राथमिक प्राइमरी में। उसके बाद इन्होंने मतलब दोनों जो भी हायर एजुकेशन है या फिर जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें उन्होंने अंग्रेजी माध्यम ही बताया है, बट यहाँ पर इन्होंने मातृभाषा और देशी भाषाओं के बारे में बात की है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि सरकार को ना यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा है इसकी जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जिला परिषद और नगर पालिका को दे देनी चाहिए। मतलब सरकार को यहाँ पर खुद फ्री हो जाना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए और पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिला परिषद है और जो नगर पालिकाएं हैं उनके हाथ में सौंप देनी चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि प्राथमिक जो भी विद्यालय है उनकी वो मैनेजमेंट कर। उसके बाद इन्होंने बोला है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए एक विशिष्ट कोष, ठीक है, एक विशिष्ट कोष बनाया जाना चाहिए जहां से प्राथमिक विद्यालयों की हेल्प हो सके। ठीक है, तो जिला परिषदों को, नगर पालिकाओं को और आसपास जो भी लोग अनुदान दे सकते हैं तो उनसे अनुदान प्राप्त करके एक विशिष्ट कोष की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद देखिए, इन्होंने माध्यमिक शिक्षा की बात की है। इन्होंने बोला है कि माध्यमिक शिक्षा पर जो काम किया जा रहा है उसमें सरकार को खुद पीछे हट जाना चाहिए और निजी जो संस्थाएं हैं, जो निजी लोग हैं ना, उन पर ये भार डाल देना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि ग्रांट इन एड, सहायता अनुदान पद्धति चलानी चाहिए। यहाँ पर विद्यालयों को ग्रांट दे देनी चाहिए। आपने सुना होगा ग्रांट इन एड होती है, ग्रांट्स दी जाती है। ठीक है, विद्यालय जो बोला निजी प्रयास पर सारा छोड़ देना चाहिए। ठीक है, निजी संस्थाओं पर, निजी प्रयास पर सब काम छोड़ देना चाहिए। सरकार को खुद पीछे हट जाना चाहिए और सहायता अनुदान देखना चाहिए कि कहाँ पर कितना सहायता अनुदान देना है, कहाँ पर कितनी ग्रांट की जरूरत है, उस हिसाब से सहायता अनुदान उनको देना चाहिए। उसके बाद देखिए, बोला माध्यमिक विद्यालय, बोला है कि बहुत सारे ऐसे अभी भी जिले हैं जहां पर माध्यमिक विद्यालय नहीं है। तो सरकार को पहले ऐसे जगह, ऐसे जिले खोजने चाहिए और फिर वहां पर बोला कि मैक्सिमम कम से कम हर गांव में एक तो माध्यमिक विद्यालय जरूर होना चाहिए जिसकी लोगों को जरूरत है। उसके बाद बोला कि इसका माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। बोले सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन वो तो अंग्रेजी में ही होनी चाहिए। सिर्फ एक प्राइमरी एजुकेशन में इन्होंने मातृभाषा और देशी भाषाओं की बात की है। उसके बाद इन्होंने पाठ्यक्रम क्या बताया है। तो माध्यमिक शिक्षा में इन्होंने 2 पाठ्यक्रम बताए हैं, एक कोर्स ए और एक कोर्स बी। बोला कोर्स ए में वो विषय होंगे जो आपको विश्वविद्यालय मतलब हायर एजुकेशन में लेकर जाएंगे, जैसे साहित्य, लिटरेचर वगैरह इसमें होगा जो आपको हायर एजुकेशन में हेल्प करेगा वो विषय। और कोर्स बी में बोला व्यवसायिक, वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, तो मतलब व्यावसायिक शिक्षा
शिक्षा होनी चाहिए। कोर्स बी में व्यावसायिक शिक्षा और कोर्स ए में बोला आपको हायर एजुकेशन में जाने के लिए ऐसे विषय होने चाहिए जो आपको हायर एजुकेशन विश्वविद्यालय में जाने के लिए हेल्प करे। उसके बाद इन्होंने बोला उच्च शिक्षा के लिए क्या बात की गई है, तो उच्च शिक्षा में भी सेम टू सेम वही इन्होंने बोला है कि ग्रांट इन एड सहायता अनुदान पद्धति इनको चलानी चाहिए, खुद सरकार को पीछे रहना चाहिए और निजी लोगों को ज्यादा आगे शिक्षा में योगदान करने देना चाहिए। और निजी लोगों में भी किन की बात की गई है, इन्होंने बोला है कि जो लोग ना यूरोपियन देशों में पढ़कर आए हैं उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी छोड़नी चाहिए इस शिक्षा के लिए। ठीक है, शिक्षकों को भी इन्होंने यही बात की है कि बोला जो बाहर से शिक्षक पढ़ के आए हैं उनको ज्यादा स्कूलों में पोस्ट करना चाहिए, ज्यादा स्कूलों में पढ़ाई के लिए शिक्षक के पद पर नियुक्त करना चाहिए। उसके बाद देखिए इन्होंने बोला है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। देखिए आपको याद होगा जब हम वुड्स डिस्पैच पढ़ रहे थे तो वुड्स डिस्पैच में भी विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई थी। तो वुड्स डिस्पैच की घोषणा के बाद 1857 में 1857 में 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे, कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में। 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। कब खोले गए थे? 1857 जब लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ये खोले गए थे 3 विश्वविद्यालय। फिर उन्होंने शिक्षा विभाग की बात की थी तो वो भी 1855 में खोला गया था। उसके बाद देखिए इन्होंने भी विश्वविद्यालयों की बात की है तो इनके इस आयोग के बाद एक पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब विश्वविद्यालय खुला है और एक इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये 2 यूनिवर्सिटीज इनके इस आयोग के बाद, इस आयोग की अनुशंसा पर खोली गई थी। उसके बाद देखिए देसी शिक्षा के बारे में इन्होंने बोला है कि जहां पर देसी शिक्षा की बात है वहां पर सरकार का बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सरकार को देसी शिक्षा में पीछे हट जाना चाहिए और जो भी देसी शिक्षा चल रही है उसको वैसे का वैसे ही चलते रहने देना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला है स्त्रियों की शिक्षा पर बहुत ही ज्यादा गौर करने की जरूरत है। इन्होंने बोला है कि स्त्रियों के लिए अलग से शिक्षा होनी चाहिए, अलग से पाठ्यक्रम होना चाहिए, उनके लिए लेडी टीचर्स होने चाहिए और उनका पाठ्यक्रम बोला अलग होना चाहिए, मतलब अलग से उनके लिए स्कूल हो, अलग से उनका पाठ्यक्रम हो जो उनको जीवन में आगे हेल्प करे, इस तरह का पाठ्यक्रम उनके लिए होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने बोला है नैतिक शिक्षा जो बहुत ही मेन है, जो बहुत ही मेन इन्होंने बात इसमें बोली है वो बोली है मॉरल एजुकेशन। इन्होंने बोला है कि धार्मिक शिक्षा सरकारी स्कूलों में नहीं होनी चाहिए, हाँ अगर निजी स्कूलों में दी जा रही है तो ठीक है, बट बोला है कि एक नैतिक शिक्षा जो है वो कंपलसरी होनी चाहिए। नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है ताकि बच्चों को अच्छे और बुरे के बीच में फर्क पता हो। ठीक है, धार्मिक शिक्षा को बिल्कुल प्रतिबंधित इन्होंने नहीं किया है, बट बोला है कि धार्मिक शिक्षा से ज्यादा बेटर है आप बच्चों को नैतिक शिक्षा दें जिससे बच्चा अच्छे और बुरे के बीच में मतभेद करना सीखे। तो नैतिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया है। उसके बाद इन्होंने पिछड़ी जातियों की शिक्षा, इन्होंने बोला है कि बहुत सारे ऐसी जगहें हैं, मतलब इन्होंने जो निरीक्षण किया था उसके बेसिस पर जहां पर क्या हो रहा था, जो पिछड़ी जातियां थी, जो हरिजन लोग थे, उनकी जो थी पढ़ाई बहुत पीछे छूट रही थी, वो विद्यालय जाते ही नहीं थे, पढ़ते ही नहीं थे। तो बोला उनकी जो शिक्षा है उसके ऊपर विशेष हमें ध्यान देना है। लास्ट इन्होंने मुस्लिम शिक्षा बोला, मुसलमानों की शिक्षा में भी बहुत पिछड़ा हुआ है इस टाइम पे भारत, तो उनकी भी शिक्षा के लिए हमें अच्छे से अच्छे कदम उठाने चाहिए। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही अच्छा आयोग था और बहुत ही अच्छी रिपोर्ट थी क्योंकि इसमें हर विषय को लिया गया है, हर विषय चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, उच्च शिक्षा हो, चाहे स्त्रियों के बारे में बात की गई है, नैतिक शिक्षा के बारे में बात की है। तो कुल मिला के ये बहुत ही एक अच्छी रिपोर्ट थी और इसको जो सरकार थी उसने स्वीकार भी कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। तो कुल मिलाकर एक अच्छा मतलब भारत में एक अच्छा सिस्टम उस टाइम पे लागू हुआ था। तो ये था हंटर कमीशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल के बटन को आपने क्लिक करना है ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू।